नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, आईपीएस वाई पूरण कुमार जी की जाने के बाद एएसआई संदीप लाठर भी अब इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। पिछले 8 दिनों से कम पूरा जो हरियाणा है वो कई विचारधाराओं में और कई जातीय टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक बार तो ऐसा लगने लगा कि ये जो घुटन है एक दूसरे के प्रति, जो जहर है हमारा, वो कहीं इस पूरे हरियाणवी समाज के ताने बाने को ही तहस नहस ना कर दे, और ये खतरा अब भी मंडरा रहा है। लेकिन मेरे सवाल दूसरे हैं और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर त्यागी जी और मैंने मिलकर ये कोशिश की है हमेशा कि हम उन विषयों को छुएं, उन विषयों पर बात करें जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पूरे प्रकरण में 2-3 चीज़ें साफ हो गई हैं और वो सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो हरियाणा में इस पूरे जो घटा है इन दिनों में, इसमें एक बात साफ हो गई है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कहीं पर नहीं है। इस पूरे प्रकरण ने यह भी साफ कर दिया कि हरियाणा में मुख्यमंत्री कहीं पर नहीं है। मुख्यमंत्री हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास फैसले लेने की पावर नहीं है। और एक बार आपको याद होगा कि दल बदल अदला बदली के दौर में चौटाला साहब के कुछ समय के लिए मास्टर हुकम सिंह जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए थे। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जी आप क्या डमी सीएम हो, तो वो इतना इरिटेट हो गए थे। उन्होंने कहा हाँ भाई, मैं तो डमी का भी डमी सीएम हूँ। तो कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये कहने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में उनकी जो भूमिका है वो भूमिका बेहद ही लचर, और ऐसा लग नहीं रहा था कि इस पूरे हरियाणा का कोई वाली वारिस भी है। और एक और बहुत गंभीर बात मैं कहना चाहूँगा, इसके बाद त्यागी जी के पास चलेंगे। वाई पूरण कुमार जी ने उनकी जो पत्नी है, उन्होंने कहा कि वो अम्बेडकराइट थे। और जितना मैंने अम्बेडकर जी को पढ़ा है या जिस किसी ने भी पढ़ा होगा, कम से कम वो हार मारने वालों में से कभी नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर को जो पढ़ता है वो ज़िंदगी में हार नहीं मान सकता है। तो जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं वो वाई पूरण कुमार जी को फॉलो ना करें प्लीज़, क्योंकि वाई पूरण कुमार जी भले ही अम्बेडकराइट हों, उन्होंने अम्बेडकर जी के आदर्शों को नहीं माना। और एएसआई संदीप लाठर जी की जो दुखदाई इनकी जो विदाई है, जाना हुआ है, इन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने खुद को भगत सिंह का बनाया है। और मुझे इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जो एएसआई संदीप लाठर जी ने रास्ता अपनाया है वो भगत सिंह का रास्ता कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भगत सिंह को बहुत साल पढ़ा है और मैं ऑलमोस्ट अब भी भगत सिंह को पढ़ता हूँ। भगत सिंह का रास्ता कुछ और है। भगत सिंह के आदर्शों को हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस तरीके से तो बिल्कुल भी ना ले। और तीसरी सबसे बड़ी बात है ये दोस्तों कि जिस पुलिस के लिए हम 2 भागों में बटे हुए हैं या 2500 भागों में हमारा समाज जाति के आधार पर बट गया है, इस पूरे समाज में से कोई एक भी साधारण व्यक्ति किसी थाने में जा कर के इस कॉन्फिडेंस के साथ एक अधिकारी के सामने बैठ सकता है कि वो उसकी बात सुनेगा? जब क्या आपको थाने में जाते हुए डर नहीं लगता है? तो ये पूरा जो पुलिस का तंत्र है, सिस्टम है, ये सड़ांध मारता हुआ सिस्टम है। या आम आदमी की तो कोई सुनवाई है ही नहीं। और इन 2 घटनाओं से ये साबित हो गया है कि वाई पूरण कुमार की भी कोई सुनवाई नहीं है और यहाँ पर संदीप लाठर की भी कोई सुनवाई नहीं है। और आप ये देखिए कि पूरा पुलिस आज़ादी के बाद भी जो अंग्रेज़ों ने पुलिस सिस्टम इस देश में बनाया था, उसमें इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर आपका अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप उसकी आवाज़ उठा सकें या उस पर कोई जांच हो सके या उस पर कोई कार्रवाई हो सके। मरना कोई समाधान नहीं है दोस्तों। लेकिन इस देश के तंत्र को बदलने की ज़रूरत है। अगर अधिकारी भ्रष्ट है, बेईमान है, तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। अगर अधिकारी किसी प्रकार का शोषण कर रहा है तो उस शोषण को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो सिपाही के लेवल पे हो और चाहे वो अधिकारी के लेवल पे हो। और आज भी पुलिस को देख के मन में डर पैदा होता है, आम आदमी के सुरक्षा की भावना नहीं आती है। और रही ईमानदारी और भ्रष्टाचार की बात दोस्तों,
तो ईमानदारी एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ किताबों में पढ़ाई जाने वाली चीज़ है। इस देश में कॉकटेल है ब्यूरोक्रेट का और पॉलिटिशियन का, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो। एक आध आदमी कोई ऐसा है जो ईमानदार है, या फिर करियर के शुरुआती महीनों में, दिनों में, सालों में आदमी ईमानदार रहता है। उसके बाद ये सारे लोग पैसा कमाते हैं। नेता, आईपीएस, आईएएस या किसी और बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी के ईमानदार होने की गुंजाइश आज के दिन कम से कम भारतीय समाज में नहीं है। इसलिए इनको ईमानदारी के सर्टिफिकेट आप जारी मत किया करें। आप जिस दिन किसी अधिकारी के सामने जाके गर्व के साथ उससे अपनी बात रखें और आपका समाधान हो जाए, इस बात आपकी सुनी जाए, तब ये मानना कि इस देश में कुछ तंत्र है। नहीं तो अभी हम विफलताओं के तंत्र में अपनी जातियाँ ढूंढने में लगे हुए हैं। बस इतना सा ही मुझे कहना था। त्यागी जी, जो घटनाएं घट रही थी और जिस हिसाब से घट रही थी और जिस तरह का टॉक्सिक वातावरण हरियाणा की जनता में व्याप्त था, उसमें कहीं भी ये सवाल नहीं उठा पाई हरियाणा की जनता कि ऐसे समय में हरियाणा का मुख्यमंत्री कहाँ है, क्या कर रहा है, हरियाणा की कानून व्यवस्था में किस तरीके के सुधार की ज़रूरत है। वाई पूर्ण कुमार जी के जाने की नौबत क्यों आई, संदीप लाठर जी के जाने की नौबत क्यों आई, इन सवालों पे बात नहीं हो रही सर। बात हो रही है कौन सा अधिकारी कौन सी जाति से है, किस अधिकारी के पास कितना पैसा है, कौन किसके नज़दीक था, कौन सा कैसा तंत्र था, इन चीज़ों पे बात हो रही है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है कि यहाँ मुद्दों से ज़्यादा व्यक्तियों पर बातचीत होने लगती है। व्यक्ति पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसके माध्यम से बड़े सवाल उठाने चाहिए। दो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत दुखद घटनाएं हुई हैं। इसमें तो सब एग्री हैं इस चीज़ पे कि बहुत दुखद है, सब कुछ है, और जो चले गए ना वो वापस आने वाले। और ये भी सच है कि ये कोई पहली और अंतिम घटना ही नहीं थी। और ये भी सच है सर कि इस जांच वांच का कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। तो ये तो चलता रहेगा, जब तक जीवन है तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक समाज में और जिंदा समाज में सवाल उठने चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं शुरुआत करूंगा आपके इसी बात से कि मुख्यमंत्री कहीं नज़र नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री नज़र आ रहे हैं। आज वो संदीप लाठर जी के हम भी गए हैं, पूर्ण कुमार जी के वहाँ गए थे। हाँ, और वहाँ भी गए थे, और भी कार्यक्रम हैं वो सब में नज़र आ रहे हैं। और वो रूटीन है जिस तरीके से नज़र आते हैं, और समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इन चीज़ों को पसंद भी करता है कि आप दुख जाहिर करने जाएं। अच्छी बात है, जाना चाहिए। करुणा का, संवेदना का तकाजा है कि जाना चाहिए। लेकिन आपके दुख व्यक्त करने में और एक साधारण व्यक्ति के दुख व्यक्त करने में बहुत फ़र्क है। साधारण व्यक्ति जाएगा वहाँ मजे अपने पूछ आएगा उन सभी दुखियों वगैरह, लेकिन मुख्यमंत्री के पास ऐसी शक्तियाँ लोकतंत्र में मिली हैं, लोगों ने दी हैं, कि वो एक्शन से दिखना चाहिए, और एक्शन इज़ मिसिंग। मुझे नहीं लगता कि जब 7 या 8 तारीख को पूर्ण कुमार जी का ये हुआ था और अब आज उनका संस्कार हो चुका, अंतिम संस्कार हो चुका है, इसमें कौन से ऐसे बड़े डेवलपमेंट हुए हैं कि जो पहले नहीं हो सकता था ये संस्कार। ठीक है, इस बीच में एक संदीप कुमार की होगी, आपने बहुत विस्तार में सारी चीज़ें बता दी हैं कि अंबेडकर हों या डॉक्टर वो अपने भगत सिंह हो, उनके अनुयायी वो डरे हुए लोग तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते जी। वो सिस्टम से लड़ते हैं और लड़ने में ही उनकी सार्थकता है। भगत सिंह तो लड़े थे ना, इसीलिए भगत सिंह थे। और अंबेडकर तो ताउम्र ही लड़ते रहे। मैं ये कहता हूँ किसी भी दलित के जीवन में जितनी डिस्क्रिमिनेशन और जितना भेदभाव डॉक्टर अंबेडकर ने खुद निजी स्तर पर सहा, वो तो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते। और डॉक्टर अंबेडकर उस ज़माने के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में थे दुनिया के स्तर पे, जिनके पास कितनी ही पीएचडी थी, और देश की जो टॉप की यूनिवर्सिटी है वहाँ से वो पढ़ते थे। और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको आज से 125 साल पहले की। उस व्यक्ति को भी आके जब भारतीय समाज में वो लौटता है तो उसको कहीं नौकरियां नहीं मिलती हैं, उसके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेद होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर के पास तो तमाम कारण थे कि वो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने लड़ना स्वीकार किया और लड़ा, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज दलित समाज जो है, जो पहले उपेक्षित और बिल्कुल वंचित माना जाता था, आज वो धीरे 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 करके लंबे समय बेशक लग गया हो, आज उसकी अपनी एक पहचान बन गई है। और वाई पूर्ण कुमार जी का जो ये एक्शन है,
अब चूँकि वो इस दुनिया में नहीं, उनके खिलाफ कुछ कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसका मैं बड़े मुद्दे को जोड़ के साथ देख रहा हूँ कि आज जो बच्चे दलित समाज के पढ़ रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करके अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं, कहीं उनका मनोबल टूटा है जी। क्या मनोबल एग्जाम्पल इसलिए लेंगे टूटा है कि वो ये देखिए, आपके रोल मॉडल्स होते हैं, और IAS IPS ऑफिसर जो वो भी रोल मॉडल ही एक तरह के। तो आज जो बच्चा 10वीं 11वीं क्लास में है और वो ये देख रहा है कि मैंने भविष्य में IAS IPS बनना है, तो उसके दिमाग में एक चीज़ साथ में बैठ रही है कि मेरे बनने या बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस भेदभाव का, इस तिरस्कार का शिकार होना पड़ेगा और मुझे उस समय मेरा कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो एक तो मनोबल टूटता है उन लोगों का। दूसरी साथ में पैरेलल बात चल रही है भगत सिंह जी की। भगत सिंह लड़े थे, और तो जो संदीप कुमार का एक्शन है वो इसलिए जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत दुखद है, दोनों के प्रति हमारी संवेदनाएं सारी चीज़ें और परिवार भुगतेगा जी उनके जाने की कीमत। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि चलिए हम 10 साल पहले नहीं जागे, पिछले साल नहीं जागे, क्या अब हम जाग रहे हैं? ये जो मुद्दे हमारे सामने आए हैं, इसमें समाज मतलब ये बहस 2-4 दिन चल के बंद हो जाएगी और फिर जांच बैठ जाएंगी और फिर कुछ नहीं होगा। देश में बहुत हुई है, और उसके बाद में फिर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाएगी और फिर से हम चर्चा करेंगे और यही क्रम चलता रहेगा और समाधान कोई नज़र नहीं आएगा। ज़रूरत इस बात की है कि अब समाज, सरकार और जो और भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं राय बनाने में, मीडिया वगैरह भी इसमें शामिल है, अब बैठ के आप ऐसी पुख्ता व्यवस्था की ओर विचार कीजिए कि इन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो। सिस्टेमेटिक आपको प्रशासन में सुधार करने हैं। धर्मवीर की अध्यक्षता में, धर्मवीर आपके वो हुए थे, गवर्नर भी रहे हैं, पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी। उन्होंने कुछ सुधारों की संस्तुति की थी कि सुधार होने चाहिए, आज तक उन पर कोई काम नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए आयोग बनते हैं, उनकी रिपोर्ट का क्या होता है कुछ नहीं पता चलता। धर्मेंद्र जी, ऐसी समस्याएं नहीं जिनका समाधान ना निकल सकता हो, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। ये प्रशासनिक विफलताएं हैं और इनको सफलता में बदलना इसी तंत्र का काम है। तो उसके लिए एक नियत चाहिए कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आप उस दिशा में सही नियत से आगे बढ़ना चाहेंगे तो समाधान निकलेंगे, और उसमें समाधान जो है यही है कि मान लिया ऐसी व्यवस्था को हमें देखना चाहिए कि इसमें कोई भी बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी का शोषण क्यों कर सकता है। जिसका शोषण हो रहा है वो भी किसी न किसी का शोषण कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे तक ही शोषण की परंपरा चली आ रही है। तो इसको, ये कोई इतने लंबे चौड़े रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें आप चेंज ना कर सकते हो, बशर्ते आपकी नीयत साफ हो। पहली बात तो ये है। दूसरे, मुख्यमंत्री की जो अनुपस्थिति है वो सबको कचोट रही है। वो कार्यक्रमों में दिखते नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक मुख्यमंत्री से जो अपेक्षा की जाती है वो उस मापदंड पर बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है हरियाणा सर लावारिस है जैसे। और ये मैसेज देने में वो काम, मतलब लोगों में ये मैसेज गया है कि वास्तव में हमारे मुख्यमंत्री डमी हैं। और सबसे बड़ा सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने जो कहा कल कि वहाँ ये कहा गया है कि भाई मैं तो चपरासी का भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मतलब कितनी गंभीर बात है। इतने लंबे समय बाद भी आज तक कोई खंडन नहीं हुआ मुख्यमंत्री की तरफ से उनके कार्यालय की। हुआ है कहीं? नहीं हुआ जी, नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री ये मान रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि उनके पास एक चपरासी का तबादला करने की भी ताकत नहीं है, पावर नहीं है। इतने बड़े आरोपकार, संदीप कुमार भी मंत्री रहे हैं भाई, और अठावले के साथ आ रहे थे वो, तो कम से कम क्लियर तो करना चाहिए सरकार को कि भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो मैं सबसे गंभीरतम आरोप मानता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई इनको सस्पेंड करो, तो यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो खड़े होकर बोले जी ये नहीं हो सकता, और फिर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं तो चपरासी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो देश के, प्रदेश की जनता को ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसा मुख्यमंत्री पद पर बने रहने लायक है जिसके पास एक चपरासी के ट्रांसफर की पावर नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि चपरासी की पावर नहीं, उस आदमी मुकदमा दर्ज करिए जो मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। या तो आप खंडन करो, या नहीं तो ये मान लिया जाएगा। और मान ही लिया गया, सारे चैनल्स रात दिन ये इस बयान को दोहरा रहे हैं और अभी तक खंडन नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? मान लिया गया, मान लिया गया। और अगर मुख्यमंत्री वास्तव में उन्होंने कहा है, मैं अभी भी यदि लगा रहा हूँ, तो
तो वो ये बताएं कि फिर कौन है जिसकी चल रही है। अब भाई जनता फिर उनके पास जाने लग जाए। क्या प्रदेश के जो 2 आला स्तर के अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, वही सरकार चला रहे हैं, या उनके पीछे भी कोई आदमी है, ताकत है जो सरकार को चला रही है? तो ये चीज़ तो साफ होनी चाहिए, नैतिकता का तकाजा अगर कहीं बच्ची हो तो। और मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। मैं तारीफ करूंगा हुक्म सिंह जी की, उन्होंने ये तो कह दिया बोले मैं डमी का डमी हूँ भाई, बताओ क्या करना है। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री का कद इस चीज़ से बढ़ेगा, लेकिन वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो ये बताएं, बल्कि प्रदेश के नाम संदेश जाहिर कर दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें भाई जो उन्होंने कहा है उस बंद कमरे में वो सार्वजनिक रूप से कह दें कि मेरी नहीं चल रही, और नहीं चल रही तो आप छोड़ो, गद्दी छोड़ो। इसके अलावा तो और गद्दी कैसे छोड़ें? और एक गंभीर बात और है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, उन्होंने क्यों रद्द किया कार्यक्रम? क्या वजह है भाई? नहीं, ऐसे माहौल में कैसे उत्सव मनाए? वो आना चाहिए। उत्सव नहीं मनाना, उत्सव कैंसिल कर दें, वो आए और परिवार से मिलें। जब एलओपी मिल सकता है आके और उनकी सरकार में ये काम हो रहा है, तो प्रधानमंत्री भी बड़ा दिल दिखाते हुए आए, उस परिवार से क्यों नहीं मिल रहे हो? वो मिलते नहीं भाई, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। अगर यहाँ पे सरकार दूसरी पार्टी की होती अब तक तो बर्खास्त तो लेती सर सरकार। मालिक, मैं कहता हूँ गृह मंत्री अमित शाह के अंडर ये सारा डिपार्टमेंट काम करता है, IAS वाला, IPS वाला, वो आ जाए, कोई नहीं आ रहा। तो जितनी यहाँ तो चलिए आरोप लग ही रहे हैं और सही आरोप लग रहे हैं नायब सिंह पे कि वो अपना फर्ज ठीक से नहीं निभा पाए, जो केंद्र की सरकार है वो क्या कर रही है? उनकी भी तो जवाबदेही है, देख रही है भाई। आपने एक इंजन से आपका काम नहीं चला, आपने दूसरा मांगा, दूसरे इंजन से काम नहीं चल रहा, आपने तीसरा मांगा। यहाँ तो तीनों इंजन फेल हो चुके हैं। सारे इंजन, क्या मैं कहता हूँ सारी कोच फैक्ट्री लगा रखी इंजन वाली सरकार के साथ में, सरकार और काम कोई सा इंजन नहीं कर रहा जी, कोई नहीं कर रहा। और अब आपके पास ये बहाना बनाने की सुविधा भी नहीं है कि साहब ये तो सब कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकारों की देन है, चूंकि आप लगातार 11 साल से शासन में हैं। और अगर 11 साल में आप शासन में जो सड़न पैदा हुई है, रूटीन सिस्टम हो गया है, गंद मार रही है चारों तरफ से, और हर आदमी डाउट में है। आज हर आदमी संदिग्ध है जी। ये जो ईमानदारी और बेईमानी की परिभाषाएं 2-3 दिन से चल रही है ना, इसको लेके लोग वो पूछ रहे हैं कि भी फिर ईमानदार कौन है और वो कौन है? ए भी ईमानदार है, बी भी ईमानदार है, फिर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और मैं जो मेरी इतनी समझ है धर्मेंद्र जी, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार वगैरह कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसी बात कभी सेशन साहब ने की थी, TN सेशन ने। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार तो हमारी बहुत बड़ी ताकत है जो देश की अखंडता और एकता को बनाए हुए है। लोग ताज्जुब में आ गए, ऐसी क्या बात है? बोला एक भ्रष्टाचार ही है जो हमें जोड़े हुए है। ये हरियाणा में भी है, बंगाल में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, आंध्र प्रदेश में भी, मतलब एक कॉमन बात है पूरे भारत में। तो एक चीज़ है जो हमें भारतीयता के तंतु से जोड़ती है कि चाहे केरल में बैठा हो, चाहे ऊपर चोटी पे कश्मीर में बैठा हो, वहाँ सरकारी कर्मचारी और नेता भ्रष्ट होगा। और भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है। बात तो उन्होंने बहुत बड़ी तंज कसा था ये व्यवस्था पे, जैसा आजकल मार्कंडे काटजू भी कई बार कर, ये दुखी लोग हैं व्यवस्था से जो इस तरह की बात कुछ कर पा नहीं रहे, बेचारे कर नहीं पा रहे। और अब मेरी समझ ये आई कि आज के दौर में रिलेटिव करप्शन की बात है। ईमानदार कौन है? ईमानदार वो है जिसने, किसी एक अधिकारी ने, उसी के समकक्ष अधिकारी ने मान लिया 100 करोड़ रुपए कमाए भ्रष्टाचार से, तो वो बेईमान हो गया। ईमानदार कौन है? जिसने 80 करोड़ कमाए हैं। जैसे जैसे मात्रा कम हो जाएगी, होती रहेगी, तो आपकी ईमानदारी का स्तर बढ़ता जाएगा। और ये व्यवस्था, इसमें किसी भ्रष्ट आदमी को सजा मिलती हो हमने तो देखा नहीं कहीं नहीं चाहिए। लालू को छोड़ के किसी को नहीं मिली, लालू जी का वो भी राजनीतिक मतभेद के चलते मिलती सारी। अब प्रधानमंत्री ने 2014 में कितने कहा था कि दामाद खा गया, दामाद का भ्रष्टाचार, फलाने का भ्रष्टाचार। 11 साल से सरकार है जी, इन्होंने किसी को बंद किया है क्या अंदर? ये भी वादा किया था कि ये जो एफिडेविट आते हैं मेंबर पार्लियामेंट्स के, उसमें सब लिखा होता है, तो बोले प्रायोरिटी पे उन केसेस की हम जांच कराएंगे, और केवल विपक्ष नहीं, भाजपा के सांसद भी जेल जाएंगे, कोई गया हो तो बता दो। तो हालत ये है इस देश की कि आम आदमी, वो बेचारा पहले तो त्रस्त था ही भ्रष्टाचार से और तमाम चीज़ों से, उसके जीवन में छोटे छोटे भ्रष्टाचार थे, कार्ड वार्ड बनवाने के, राशन कार्ड बनवाने के, है ना, कोई सड़क वड़क टूट टाट गई, ये छोटी मोटी चीज़ें थी। इन्हीं कामों के लिए सरकारें रह गई हैं, वो भी उसके बेचारे के नहीं हो पाते। तो पूरा एक निराशा का माहौल है। और हरियाणवी समाज जो, देखिए हरियाणा में हरित क्रांति की बुनियाद रखी गई और बहुत सफल हुई,
फिर श्वेत क्रांति हुई, फिर नीली क्रांति हुई, और तब हम सोचते थे यूपी में रहते हुए कि हरियाणा किसी दिन ऐसा समृद्ध प्रांत बनने का पोटेंशियल इसमें है कि किसी भी पश्चिमी देश से ही मुकाबला कर सकता है। कर लिया। तीन तरफ से घिरा हुआ दिल्ली का आपका करोड़ों लोगों का मार्केट है, लेकिन हरियाणा वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि और लगातार पिछड़ता जा रहा है। जिस हरियाणा से लोग प्रेमवश ईर्ष्या करते थे कि हम पिछड़ गए, बिहार, पूर्वांचल, बंगाल, इस साइड के, आज उनको चिंता हो रही है कि हरियाणा कहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था के जो रखवाले हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर नहीं संभल रहा तो आप छोड़ दो, चूँकि आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो। और जब तक आप संदीप कुमार की अभी भी टाइम है अगर कहना चाहो कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, और अगर वो सच बोल रहा है, तो आपको 1 मिनट भी इस पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जो बात आपने वहाँ बंद कमरे में मानी है उसको आके सार्वजनिक रूप से कहिए कि मेरी नहीं चलती, और इस प्रदेश की आप या तो लोगों से सहयोग मांगो भी मेरी कैसे चले बताओ। इन्होंने कहा जी अब मैं अपराधियों की चूड़ी टाइट, अधिकारियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा, ना तो चूड़ी टाइट हुई जी। इन्होंने कहा या तो अपराधी अपराध छोड़ दें, हरियाणा छोड़ के चले जाए, कोई सा काम नहीं हुआ जी। सर आप मतलब प्रदेश ऐसा लग रहा है सर लुंज-पुंज हो पड़ा है, ना सड़कें बन रही हैं, ना पानी कहीं ठीक आ रहा है, ना मतलब इसका कौन रखवाला है सर। बस इस एक सप्ताह में पिछले में एक परिवर्तन है कि मुख्यमंत्री जी ने चुटकुले नहीं सुनाए और वहां से नहीं पाए। इतना तो वो कुर्बानी दे रहे हैं कि वो इस तरह की हरकतें नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना ज़्यादा भाषणबाजी हुई है उनकी, दुख का माहौल है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न वही है, मैं तो संदीप कुमार वाले सवाल पर टिका पड़ा हूँ कि भैया इसका स्पष्टीकरण कर दो, आप मना ही कर दो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये लेकिन अगर मेरी चलती है, कह दो मेरी चलती है। अगर कोई मुख्य सचिव मुख्यमंत्री से ज़्यादा ताकतवर है और उसकी चलती है, या कोई और प्राणी है जिसकी चल रही है सरकार में, तो हरियाणा के लोगों को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आप लोग लोकतंत्र की यात्रा में चलते चलते कहाँ आके ठहर गए हो। वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और अभी तो शुरुआत है सर, अभी तो ये देखना है कि इनकी जांच कैसे चलेगी। डीजीपी छुट्टी पे गए हैं, डीजीपी कोई परमानेंट थोड़ी चले गए, अब कब वापस लौटते हैं, वो कितना जल्दी लौटते हैं। हाँ, तो जांच कैसे चलती है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और आज दिल्ली से एक पत्रकार साथी का मेरा प्रश्न आ रहा था, वो चूँकि बाहर के रहने वाले हैं, तो कह रहे जी मैं हरियाणा पर कुछ लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जातीय उत्पीड़न क्या हरियाणवी समाज में भी होता है? मैंने हरियाणवी समाज में नहीं होता। मज़ेदार बात यह है, हरियाणवी समाज में दलित उत्पीड़न इक्का दुक्का कभी कोई घटना हो जाए वो एक अलग बात है, वो तो देश के किसी भी कोने में हो जाती है। लेकिन हरियाणा इन मामले में बहुत आगे था, सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा आगे था। ब्यूरोक्रेसी में इस चीज़ की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं डिस्क्रिमिनेशन की। बाकी मैंने हरियाणा का दलित इतना कमज़ोर नहीं है। हरियाणवी समाज में सर ये जातियाँ थी हैं, हाँ, लेकिन जातियों के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह मतलब बहुत बड़े स्तर पे कभी नहीं रहा। यहाँ पे एक दूसरे पे आत्मनिर्भर समाज रहा है सर ये। तो अब चूंकि सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं तो किसी को किसी से लेना देना नहीं है। और बदलते दौर में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, नई पीढ़ी, दलित समाज की भी नई पीढ़ी। लेकिन ये जाति के नाम पे जाति का जो टकराव है ना जी, ये मतलब हरियाणा में बीजेपी के आने के बाद ही हुआ है। उससे पहले जाति के नाम पे जातियों के टकराव कभी नहीं हुए जी यहाँ पे। मतलब हरियाणा शांतिपूर्व प्रदेश, 50 साल से तो आप देख रहे हो। यहाँ तो इकट्ठे बैठ के चुटकुले कह लेते हैं जी एक दूसरे पे, कोई मतलब वो। भाई मैं तो धर्मेंद्र जी कई बार मजाक में कह देता हूँ, मजाक में अन्यथा न ले, कि हरियाणा ऐसा प्रांत देखा मैंने जहाँ दलित नेताओं के नाम के आगे चौधरी लिखा जाता और बड़े ठसक के साथ चौधरी चांदराम, चौधरी दलवीर जी, उनको पूरा समाज चौधरी की मान्यता, चौधरी जगन्नाथ, इस तरह की कल्पना आप बिहार या उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में नहीं कर सकते। दलवीर सिंह। हाँ, तो हरियाणवी समाज बड़ी प्रगति मतलब आगे बढ़ रहा था और उसमें सारे समाज के सारे हिस्से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब आके उस चीज़ पे एक ब्रेक लग गया, सवाल उठने खड़े हो गए। और ये तो हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भाई अगर सब ईमानदार हैं, ब्यूरोक्रेसी में अगर सारे ईमानदार हैं, चलिए मान लिए, तो फिर भ्रष्ट कौन है? किसी और व्यवस्था में है, कोई राजनीतिक व्यक्ति भ्रष्ट है। हरियाणा में अचानक ये क्या हो गया? हरियाणा पुलिस की एक पहचान थी, एक प्रतिष्ठा थी सब जगह,
कहीं भी दंगे भी होते थे, कोई झगड़े होते तो हरियाणा पुलिस को याद किया जाता था। हरियाणवी पुलिस में तो मैंने 80 के दशक तक धर्मेंद्र जी को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं देखा किसी तरह का। वो मानते नहीं थे किसी की। इतने नेता का फ़ोन आ गया, इससे पहले तो उसका नशा उतार देते थे सारे के सारे। लेकिन आज हरियाणा पुलिस की जो अपनी एक पहचान थी वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर अब सही मायने में इन चीज़ों का अगर निचोड़ निकालें सर, बहुत मेहनत करें और कि बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अगर एसआईटी वास्तव में कुछ मतलब एक मुकम्मल चीज़ निकाल के देना, चाहे उसमें कसूरवार कोई भी हो और उस पर कार्रवाई हो, तब सही मायने में मतलब आप ये हम जस्टिस की तरफ जाएंगे, नहीं तो ये चीज़ कुछ मायने नहीं रखती। अभी कुछ दिन पहले एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने, जिनका बड़ा नाम है प्रदेश में, उन्होंने कहा था कि हमारे IAS IPS 500 करोड़ के आदमी हैं। 500 करोड़ थोड़ी रकम है जी, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इस पे जब चर्चा चली तो लोगों ने कहा कि 500 करोड़ तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति है। मुझे किसी ने बताया, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कि हरियाणा के एक बहुत बड़े अधिकारी का गुड़गांव में कोई ग्वाल पहाड़ी या कुछ इस करके है कहीं DLF के आसपास का एरिया, वहाँ पर उनका मकान बन रहा है 1000 गज में, और जितना नीचे जितना ऊपर है इतना ही नीचे बन रहा है। तो वो कह रहा था कि हरियाणा के जो बेस्ट ठेकेदार हैं वो उस निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। अधिकारी महोदय भी वहाँ कभी कभी जाते हैं, और करीब करीब उसका आंकड़ा तो ये है कि उसमें कई 100 करोड़ रुपया लग रहा है। फिर मैंने अपने किसी से वैसे ही पूछ लिया कि भाई यार 1000 गज के मकान में आप कहाँ से कितना लगा लोगे, 20-30 करोड़? तो उसने मेरा उदाहरण दिया, बोला आपका मकान मान लिया 100 गज का है, बोला मैं इसमें 100 करोड़ लगा दूंगा, इसी में लगा दूंगा। मतलब कितना ही लगा लो जी, कितना ही लगा लो, टूटी स्टील की लगा लो, सोने की लगा लो आप। हमारे लिए तो विचित्र बातें हैं ना। हम क्या सोने की टूटी लगा के तो हम आप और पानी भी नहीं पी सकते उसमें, मतलब घिन आएगी, अरे इससे बड़ा घिनौनापन क्या है। लेकिन उसने कहा कि 100 गज के मकान में भी आप 100 करोड़ फिक्स कर लो ना, कर लो जी, कितने लगा लो। तो एक तो ये है कि अगर ये सरकार संजीदा है तो तमाम जितने हमारे IAS IPS SCS अधिकारी हैं सबकी प्रॉपर्टी की जांच शुरू कर दे अभी। नंबर 2, ये जो गुप्त रखी जाती है इनकी एफिडेविट जो दिए जाते हैं, जैसे जनता के हैं ना सारे के सारे, इलेक्शन कमीशन के हम देख सकता हूँ सांसद और MP एफिडेविट तो सर वो कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब जितना दिख रहा है उसके नीचे है असली में। उसके बाद में बेनामी प्रॉपर्टी को तो आप बड़े ढंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, अगर नियत हो तो। एक नेताजी थे, उन्होंने बड़े मायूसी के साथ मुझे कहा था कि धर्मेंद्र हमें तो 5 साल ही मौका मिलता है, ये तो रिटायरमेंट तक मतलब मौके मिलते हैं इनको, तो ये भी यहाँ भी क्लास है सर। अरे मैं केवल मजाक के लिए बता रहा हूँ, लेकिन वो सच है। एक पूर्व मंत्री ने मुझे बताया कि वो जब मंत्री थे तो वो अपने मुख्यमंत्री से मिलने गए, तो मुख्यमंत्री जी मालाएं लिए बैठे थे नोटों की, उसमें से नोट निकाल के ना गिन रहे थे। तो मैंने कहा आप मुख्यमंत्री हैं? मंत्री जी कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री हैं और आप ये बोले, भाई हिसाब किताब तो रखना पड़ता है। लेकिन आज बड़े बड़े सूटकेस, बड़े बड़े ब्रीफ केस आज गए जी, वो टाइम मारा बड़ा, अब तो जी करोड़ों का मामला है, और हवाला और पता नहीं क्या क्या सब कुछ, और विदेशों में प्रॉपर्टियां। अब तो जी जो जितना सुधा सा लग रहा है ना, वो उतना ही मतलब भ्रष्टाचार में गर्त में डूबा हुआ है। बिल्कुल। और जनता को मतलब अपनी जाति से, अपने धर्म से, उनको इनसे फुर्सत ही नहीं है, उनको सूट करती है। राजनीतिक दलों को इससे अच्छा कुछ नहीं लगता कि इनको अस्मिता की बीमारी बांटे रखो, कि भाई मेरे समाज का आदमी मेरा आदमी, हमारे समाज का हमारा आदमी, इस लड़ाई में इनको उलझाए रखो और तुम अपना काम करते। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं सर, समाज के किसी एक बड़े वर्ग से ये आवाज़ नहीं आई कि भाई जांच करो सही। हाँ, सही जांच की कोई मांग नहीं आई, बट गए आपस में, लड़ाई करने लगे दोनों उसमें। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जस्टिस कहाँ है इसमें, पूरा में जांच कौन करेगा इसकी। खैर सर, खैर दोस्तों, घटनाएं हुई हैं, उनकी जांच भी होगी। इस देश में जांच चलती रहती हैं, आप सबको पता है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी समझ को बढ़ाती हैं, कम से कम गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के दर्शकों की समझ को तो बढ़ाती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे केवल सतही चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, उन चीज़ों पे भी बात करते हैं जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे प्रांत और देश के लिए ज़रूरी हैं। अपने दिमाग के दायरों को हमें बड़ा करना पड़ेगा, जातीय सोच से ऊपर उठना पड़ेगा, और हमारे जो नेशनल आइकॉन जिनको हम मानते हैं उनके नाम का दुरुपयोग नहीं करना है। हमें उनको सही मायने में पढ़ना है, पढ़कर उस पर तर्क करना है, तर्क करके जो बात सही लगे वो माननी है, और ज़िंदगी
से चले जाना, ज़िंदगी का साथ छोड़ देना, सच बताऊं तो यह बहुत ही ख़राब रास्ता है। इस पर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और सही मायने में हमें एक दूसरे से प्यार और प्रेम से रहना चाहिए। एक नागरिक के तौर पे हम कब सोचना शुरू करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। धर्मेंद्र जी, एक लाइन और जोड़ दूं मैं। स्वामी रामतीर्थ जब जापान गए ना यात्रा पे, तो उन्होंने एक जापानी बच्चे से पूछा कि बेटा तुम सबसे ज़्यादा पूजा आराधना किसकी करते हो? उसने कहा कि महात्मा बुद्ध की। तो उन्होंने कहा अगर बुद्ध की सेनाएं जापान पर आक्रमण कर दें तो आप क्या करोगे? बोले मैं बुद्ध का सिर काट दूंगा। ये होती देशभक्ति, ये होता देश के प्रति निछावर होने का भाव। क्या हम कभी इस स्थिति में आ सकेंगे? हम तो हमारा आदमी, अपना आदमी, उसके लिए जान देने के लिए तैयार बैठे, और वहाँ एक जापानी बच्चा कह रहा है कि मैं महात्मा बुद्ध का भी सिर काट दूंगा अगर देश पे बात आएगी तो ये जो किस्से हैं, इनसे हमें अपने जीवन में कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। और अब वक्त आ गया, अब आप चीज़ों को ज़्यादा टाल नहीं सकते। पता है सर, दुनिया के देश मुल्क तरक्की करते जा रहे हैं। बिल्कुल। चाइना है ना सर, चाइना हमसे पता नहीं कितने मतलब साल आगे हो चुका है। अमेरिका हमसे कितने साल आगे है। यहाँ भागते हैं, अपने बेचारे बच्चे भाग रहे हैं वहाँ पे। हम जो भारत में रह रहे हैं ना, हम पीछे जा रहे हैं। हम भूतकाल में घुसते जा रहे हैं। मतलब हम अपनी रूढ़ियों को ही तोड़ने को तैयार नहीं है, साइंटिफिक अप्रोच को मानने के लिए तैयार नहीं है सर। तो तभी तो सत्यानाश। मतलब एक तो पूरी दुनिया अंतरिक्ष की तरफ जा रही है, हम बाबाओं की तरफ जा रहे हैं। नहीं, हमें ये बताया जा रहा है कि जिस अंतरिक्ष में वो जा रहे हैं उसमें तो हम बहुत पहले रह के आए हैं। हम भूतकाल में जी रहे हैं जी। हम वर्तमान में आना ही नहीं चाहते कि वर्तमान में कहाँ हो तुम हैं? वर्तमान में तो तुम बीपीएल में जा रहे हो, वर्तमान में 83 करोड़ तुम राशन ले रहे हो सरकार से। वो बात तुम ये करते हो हमारे पुष्पक विमान चलता था। अरे उसका क्या खाचार डालोगे पुष्पक का? अभी कहाँ चल रहे हो तुम? खैर दोस्तों, आप इस बारे में अपने विचार रखना, और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को कुछ दो या ना दो, उनको साइंटिफिक अप्रोच जरूर देना दोस्तों, क्योंकि जिस भी दुनिया के मुल्क ने साइंस को अपनाया है उसने तरक्की की है, वो करेगा। जातियों को जितना छोड़ सको, जितने इस दंभ को त्याग सकते हो, जितने इस बीमारी को छोड़ सकते हो, उसको छोड़ने की कोशिश करो और पंख फैलाइए, प्यार प्रेम रखिए, क्योंकि हमें रहना एक साथ ही है। एक नागरिक के तौर पे जब हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे तभी ये दुनिया खूबसूरत बनेगी। आप इस बारे में अपने विचार रखिए, बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि संवाद का टूटना समाज का टूटना ही होता है। हम संवाद जारी रखेंगे, आप अपने विचार जरूर रखना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।